हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ क्लास 12th के सॉल्यूशन चैप्टर से यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है मोल फ्रैक्शन। मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में अदर यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन को कंप्लीट कराया है। आज उसी सीक्वेंस में लेके आई हूँ मोल फ्रैक्शन। थियोरेटिकली क्लास 11-12 के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है, साथ ही साथ इनके प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो मोल फ्रैक्शन क्या है, बहुत जगह पे ये क्वांटिटेटिव कैलकुलेशन करने में बहुत हेल्प करता है। तो मोल फ्रैक्शन किसे कहते हैं, आज इसी को हम डिस्कस करेंगे। तो मोल फ्रैक्शन क्या है, अब एग्जांपल से हम इसे समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इट इज़ द यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन। तो ये भी कंसंट्रेशन की एक यूनिट है। इन द सॉल्यूशन द रिलेटिव अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट्स आर मेजर्ड बाय द मोल फ्रैक्शन। जब भी हम किसी सॉल्यूशन की बात करते हैं तो सॉल्यूशन मेकअप होता है किससे, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के कॉम्बिनेशन से। तो जब हम किसी सॉल्वेंट में सॉल्यूट को ऐड करते हैं तो उससे जो हमें मिक्सचर ऑब्टेन होता है उसी को हम कहते हैं सॉल्यूशन। तो किसी सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट है या सॉल्यूट की अमाउंट कितनी है उस सॉल्यूशन में, या सॉल्वेंट की अमाउंट कितनी है, तो उसी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मेज़र किया जाता है किसके थ्रू, मोल फ्रैक्शन के थ्रू। तो सपोज कोई क्लास है, क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, 50 टोटल स्टूडेंट्स हैं। 50 स्टूडेंट्स टोटल हैं, जिसमें से 30 सपोज गर्ल्स हैं एंड 20 क्या हैं, बॉयज़ हैं। 20 क्या हैं, बॉयज़ हैं। तो अगर मैं कहूँ, अब ये पूरी क्लास किससे बनी है, 30 गर्ल्स प्लस 20 बॉयज़ से। तो गर्ल्स और बॉयज़ मिलके टोटल क्या बना रहे हैं, क्लास को बना रहे हैं 50 स्टूडेंट्स की। तो अगर मुझे गर्ल्स और बॉयज़ का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो मैं क्या करूँगी, तो मैं करूँगी नंबर, अगर मैं निकाल रही हूँ मोल फ्रैक्शन ऑफ गर्ल्स, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गर्ल्स के लिए हम क्या करेंगे, एक्स गर्ल्स, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ गर्ल्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है 30 अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो टोटल 30 प्लस कितने हैं 20, यानी कि 30 अपॉन 50 जो हम लिखेंगे वो मोल फ्रैक्शन होगा किसका, गर्ल्स का। तो नंबर ऑफ गर्ल्स अपॉन टोटल स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम बॉयज का मोल फ्रैक्शन निकालें तो एक्स बॉयज, तो बॉयज़ के लिए क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ बॉयज़ जो कितना है 20 अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है 20 प्लस 30, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं 20/50। तो ये हो जाएगा मोल फ्रैक्शन बॉयज़ का, और ये हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ गर्ल्स का। तो ऐसे ही जो यहाँ पर टोटल स्टूडेंट्स हैं उसको हम सॉल्यूशन मानेंगे। तो सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों होते हैं, यानी कि गर्ल्स को अगर हम सॉल्यूट कह दें और बॉयज़ को हम सॉल्वेंट कह दें तो दोनों उसमें प्रेजेंट होंगे। तो जब हम सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूशन कर देंगे। ऐसे हम अगर सॉल्वेंट का निकालेंगे तो हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूशन कर देंगे। जैसे हम मैथमेटिक्स में फ्रैक्शन को पढ़ते हैं उसी तरीके से यहाँ पे भी हम एक रेशियो लेंगे, इंडिविजुअल नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो इस तरीके से हम क्या निकालेंगे, मोल फ्रैक्शन। डिफाइन करते हैं से, इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स। तो जो मैंने आपको समझाया उसी को हम डेफिनेशन में लिख देंगे। तो काफ़ी सिंपल डेफिनेशन है, फोकस कीजिए। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स, ये नंबर ऑफ मोल्स का ही तो रेशियो है, of one component to the total number of moles all of the components in the solution। तो क्या कह रहा है कि एक कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, कि सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो दोनों प्रेजेंट है उनका टोटल यानी कि सम ले लेंगे, और न्यूमरेटर में क्या लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट, वो उस कंपोनेंट का लेंगे जिसका हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है। जैसे यहाँ पे मुझे गर्ल्स का मोल फ्रैक्शन निकालना था तो मैं नंबर ऑफ गर्ल्स अपॉन टोटल नंबर लूँगी। ऐसे ही अगर मुझे सॉल्यूट का निकालना है तो मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स लूँगी। अगर मुझे सॉल्वेंट का निकालना है तो मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन टोटल नंबर लूँगी। तो यानी कि न्यूमरेटर में आएगा जिस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं उस कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स।
प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में जो भी कंपोनेंट प्रेजेंट है उन सबके मोल्स का सम ले लेंगे। इट इज डिनोटेड बाय जीटा और एक्स। इसको एक्स से भी डिनोट करते हैं और जीटा से भी डिनोट करते हैं। कहीं कहीं पे आपको ईटा देखने को भी मिलेगा। तो ये इसके सिंबल हैं रिप्रेजेंट करने के मोल फ्रैक्शन को। तो यहाँ पे मैंने एक्स से डिनोट किया है। तो एक्स कंपोनेंट, कंपोनेंट कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे सॉल्यूट भी हो सकता है, सॉल्वेंट भी हो सकता है। तो जिसका भी हम मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं एक्स कंपोनेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गिवन कंपोनेंट, जिसका निकाल रहे हैं उसके नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। जितने भी सॉल्यूशन में टोटल कंपोनेंट प्रेजेंट हैं उनके नंबर ऑफ मोल्स का सम कर लेंगे। अब क्योंकि ये नंबर ऑफ मोल्स का ही रेशियो है, ऊपर भी नंबर ऑफ मोल्स आने हैं गिवन कंपोनेंट के और नीचे भी नंबर ऑफ मोल्स ही आने हैं, लेकिन टोटल कंपोनेंट्स के तो है तो नंबर ऑफ मोल्स ही। तो इसलिए इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है, ये एक यूनिट लेस और डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। तो अब हम इसको बेटर समझ सकते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। इफ अ सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड बाय कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी। सपोज एक सॉल्यूशन है जो फॉर्म है ए एंड बी कंपोनेंट से, उसमें ए और बी से मिलके बना हुआ सॉल्यूशन है। तो ए और बी कंपोनेंट से बना हुआ सॉल्यूशन है। सपोज ए उसमें सॉल्यूट है और बी उसमें सॉल्वेंट है। द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी आर। तो उसमें हम कंपोनेंट ए और बी का मोल फ्रैक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो फॉर्मूला बनेगा एक्स ए यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन Na प्लस एन बी, यानी कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। क्योंकि सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट हैं ए एंड बी, तो हम यहाँ दोनों के नंबर ऑफ मोल्स ले लेंगे और न्यूमरेटर में हम जिसका मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं उसके नंबर ऑफ मोल्स लेंगे। तो हम एक्स ए यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकाल रहे हैं तो ऊपर क्या आएगा, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट्स इन सॉल्यूशन। ऐसे ही हम बी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। तो एक्स बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। तो नीचे टोटल नंबर ऑफ मोल्स आ गए और ऊपर पर्टिकुलर गिवन कंपोनेंट बी के नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट्स इन सॉल्यूशन। इस तरीके से हम दोनों कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट नोट है, द सम ऑफ मोल फ्रैक्शंस ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ अ सॉल्यूशन इज ऑलवेज इक्वल टू यूनिटी और 1। किसी भी सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट्स प्रेजेंट होंगे उन कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन का सम ऑलवेज किसके इक्वल होगा, यूनिटी यानी कि 1 के इक्वल होगा। अभी हमने कहा था कि सपोज सॉल्यूशन में ए और बी कंपोनेंट हैं तो दोनों के मोल फ्रैक्शन का अगर हम सम लेंगे तो वो ऑलवेज 1 के क्या होगा, इक्वल होगा। अब मैंने यहाँ पे डॉट जो लगाए हैं ये इसलिए लगाए हैं कि हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि हमारे सॉल्यूशन में कंपोनेंट्स के नंबर 3 और मोर देन 3 हों। तो उस केस में जितने भी कंपोनेंट होंगे उन सब के मोल फ्रैक्शन का सम भी इक्वल होगा किसके, 1 के। क्यों होगा, क्योंकि जब हम इनके नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो लेते हैं और उनको एलसीएम से सॉल्व करते हैं तो सब कैंसिल आउट हो गए, क्या बचता है, 1 बचता है। तो इसलिए इन सब का मोल फ्रैक्शन का सम ऑलवेज क्या होगा, 1 होगा। तो हम इसको कह सकते हैं, अगर एक्स ए, सपोज यहाँ पे दो ही कंपोनेंट हैं तो क्या होगा, एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1। तो एक्स बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स ए, या एक्स ए इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस एक्स बी। तो मैंने यहाँ पे लिखा है और करके। तो अगर हम एक्स ए निकालेंगे तो एक्स बी को यहाँ ट्रांसफर कर देंगे तो 1 माइनस एक्स बी हो जाएगा। ऐसे ही अगर हमें बी का निकालना है तो हम लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स ए। तो हम बी निकालने के लिए 1 में से माइनस कर देंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए को। अब हमने मोल फ्रैक्शन की डेफिनेशन समझ ली। तो बार बार एक टर्म यहाँ पर रिपीट हो रहा है जो है नंबर ऑफ मोल्स। अब नंबर ऑफ मोल्स को न्यूमेरिकल में कहीं कहीं डायरेक्ट दिया नहीं होता है कि नंबर ऑफ मोल्स ये हैं तो सीधा कैलकुलेशन हो जाए हमारी। तो नंबर ऑफ मोल्स अगर डायरेक्टली गिवन ना हो तो हमारी रिक्वायरमेंट है नंबर ऑफ मोल्स। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए फॉर्मूला है मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, या हम कह सकते हैं मास को ही हम वेट भी कहते हैं। तो जो गिवन मास या गिवन वेट होगा उस सब्सटेंस का, तो
वो लेंगे और डिवाइड कर देंगे उसको उसके मॉलिक्यूलर मास से। अब मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? किसी भी मॉलिक्यूल में जितने भी एटम प्रेजेंट होंगे उनके मासेस का, एटॉमिक मासेस का जो सम होगा वही मॉलिक्यूलर मास कहलाएगा। सपोज मॉलिक्यूलर मास हमें चाहिए CO2 का, तो CO2 का मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए फर्स्ट एटम क्या है? कार्बन। तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? 12, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। लेकिन ऑक्सीजन के यहाँ पे 2 एटम है तो इनटू क्या कर देंगे? 2 कर देंगे। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 44। तो 44 इसका क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है कि किसी भी मॉलिक्यूल के फॉर्मूले में जो भी एटम प्रेजेंट होंगे उनके एटॉमिक मासेस का सम। तो नंबर ऑफ मोल्स को n से इंडिकेट करते हैं। तो इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? मास और वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो आई होप आपको मोल फ्रैक्शन समझ आया होगा। अब इसमें कोई डाउट ना रहे, डाउट्स को क्लियर करने के लिए हम यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट न्यूमेरिकल लिया है, अ सॉल्यूशन कंटेन्स 25% वाटर, 25% ethanol and 50% acetic acid by mass, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट। भाई हमें सॉल्यूशन दे रखा है जिसमें हमारे 3 कंपोनेंट प्रेजेंट हैं। फर्स्ट है 25% वाटर, सेकेंड है 25% एथेनॉल और थर्ड है 50% एसिटिक एसिड। अब मैं आपको बता दूं कि कोई भी सॉल्यूशन जिसमें 3 या मोर देन 3 कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं उसमें सॉल्वेंट ऑलवेज 1 ही होगा, लेकिन सॉल्यूट मोर देन 1 हो सकता है। तो यहाँ पे हमें एक सॉल्यूशन दिया है जिसमें 3 कंपोनेंट प्रेजेंट हैं। वाटर जो है 25%, सेकेंड एथेनॉल जो है 25% और एसिटिक एसिड जो है 50%। हमें क्या कैलकुलेट करना है? तीनों के अलग अलग सेपरेटली मोल फ्रैक्शंस को हमने कैलकुलेट करना है। तो अभी मैंने आपको बताया कि अगर हमें डायरेक्ट नंबर ऑफ मोल्स ना गिवन हो तो हम इस फॉर्मूले से पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हमें चाहिए इनका गिवन मास। अब मास तो हमें दिया नहीं है, हमें इनकी परसेंटेज दी है, तो परसेंटेज से हम मास कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगी। और साथ में हमें चाहिए इनका मॉलिक्यूलर मास। तो सपोज वी हैव 100 ग्राम ऑफ गिवन सॉल्यूशन। अब मैंने ये 100 ग्राम कैसे एज्यूम कर लिया भाई? क्योंकि हमें यहाँ पे परसेंटेज दिया है, आपको पता है परसेंट, यानी कि सेंट मीन्स 100, 100 का पार्ट होगा जितना भी परसेंट हमें दिया है। तो जब भी हमें परसेंटेज दिए हों तो हम उसको 100 ही एज्यूम करेंगे। सपोज वी हैव 100 ग्राम ऑफ गिवन सॉल्यूशन। सपोज कि सॉल्यूशन का टोटल वेट कितना है? 100 ग्राम, क्योंकि हमें कह रहा है ना बाय मास। बाय मास का मतलब हमें मास गिवन है। अगर बाय वॉल्यूम लिखता तो हम इसका, तो दैट मीन्स हमें वॉल्यूम गिवन होता। लेकिन बाय मास कह रहा है तो हम टोटल सॉल्यूशन का जो मास मानेंगे वो 100 ग्राम मानेंगे, क्योंकि पीछे परसेंट लगा है। अब इस 100 ग्राम तो टोटल सॉल्यूशन का वेट है, तो इसमें वाटर कितना होगा भाई? 25%, क्योंकि 100 का 25% 25 ही होगा। तो इसलिए हम इसको लिख देंगे 25 ग्राम। अब हमें मास के साथ साथ मॉलिक्यूलर मास भी देखना है, तो हम इसी वाटर का मॉलिक्यूलर मास भी देख लेंगे। तो वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। तो मॉलिक्यूलर मास के लिए इनके एटॉमिक मासेस का सम कर लेते हैं। तो हाइड्रोजन का मास होता है 1, तो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है तो 2 से इंटू कर देंगे 1 को, प्लस ऑक्सीजन का 16। तो टोटल कितना हो गया? वाटर का मॉलिक्यूलर मास 18। ऐसे ही सेकेंड है हमारे पास कंपोनेंट एथेनॉल। तो मास ऑफ एथेनॉल हो जाएगा, ये भी 25% है, तो 100 का 25% कितना होगा? 25 ग्राम होगा। और इसका भी मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करेंगे तो C2H5OH जिसका फॉर्मूला होता है। तो कार्बन का मास 12, 2 एटम है तो 2 इंटू 12 करेंगे, प्लस हाइड्रोजन का 1, 1 इंटू 5 करेंगे, 5 एटम है, प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस हाइड्रोजन का 1। इन सबको सम करेंगे तो ये आ जाएगा 46। ऐसे ही मास ऑफ एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH। तो ये हमें दिया है 50%, तो 100 का 50% कितना होगा? 50 ग्राम ही होगा, तो इसलिए हम इसको 50 ग्राम लिख देंगे। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ CH3COOH क्या हो जाएगा? तो कार्बन 12 प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है इंटू 3 करेंगे, प्लस कार्बन है तो प्लस 12 करेंगे, 2 ऑक्सीजन है तो 16 प्लस 16 और एक हाइड्रोजन है तो 1।
इन सबको सम करेंगे तो ये 60 आएगा। तो अब हमें तीनों के मास पता चल गए और साथ ही इनके मॉलिक्यूलर मास हमने कैलकुलेट कर लिए। मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने के लिए इनके फॉर्मूले पता होने चाहिए। तो अब जब हमें इन सब के मास और मॉलिक्यूलर मास पता है तो हम इनके नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं वन बाय वन। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O जिसको हम N1 कहेंगे क्या हो जाएगा, इसका मास कितना है 25 अपॉन मॉलिक्यूलर मास कितना है 18। तो मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास करेंगे तो 1.39 इसके क्या आ जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स। तो N1 आ गया 1.39। अब सेकेंड निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एथेनॉल जिसको N2 से डिनोट करेंगे। तो इसका मास हो जाएगा, इसका भी 25 है अपॉन इसका मॉलिक्यूलर मास 46 है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 0.54 इसके नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे N2। थर्ड होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड, तो इसको N3 से डिनोट करेंगे। तो इसका मास है 50, इसका मोलर मास है 60। तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.83। तो तीनों के हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए। तो अब हम निकालेंगे मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन के लिए हमें टोटल नंबर ऑफ मोल्स भी चाहिए। तो हम टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे सॉल्यूशन में। तो N1 प्लस N2 प्लस N3 तीनों को ऐड कर देंगे। तो जो इनके नंबर ऑफ मोल्स आए तो उनकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो ये आएगा 2.76। तो ये टोटल नंबर ऑफ क्या हो गया मोल्स हो गया। अब हम निकालेंगे मोल फ्रैक्शन फर्स्ट में H2O का। तो क्या हो जाएगा H2O के नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो H2O के कितने थे नंबर ऑफ मोल्स 1.39 अपॉन टोटल कितना आया है 2.76। इससे डिवाइड करेंगे तो यह आएगा 0.503। ऐसे ही हम मोल फ्रैक्शन ऑफ एथेनॉल निकालेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एथेनॉल N2 अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट। तो N2 कितना था 0.54 अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 2.76। तो इससे डिवाइड करेंगे यह आएगा 0.196। थर्ड होगा और लास्ट होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे। तो N3 कितना है 0.83 अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे 2.76। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यह आएगा 0.301। तो इस तरीके से हमने तीनों के मोल फ्रैक्शन को कैलकुलेट कर लिया। बहुत कम केसेस होते हैं जब आपको नंबर ऑफ मोल्स डायरेक्टली दिए होते हैं और आप सीधा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। मोस्ट ऑफ केसेस में आपको या तो परसेंटेज वाइज दिया होगा या फिर उनके मास गिवन होंगे। तो आपको मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करके इनके नंबर ऑफ मोल्स को पहले आप निकालेंगे, देन मोल फ्रैक्शन के फॉर्मूले में इनको वैल्यू पुट करके हम इनके मोल फ्रैक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया है जो है अ शुगर सिरप ऑफ वेट 214.2 ग्राम कंटेन्स 34.2 ग्राम ऑफ शुगर। फोकस कीजिए, एक शुगर सिरप है जिसका टोटल वेट है 214.2 ग्राम कंटेन्स 34.2 ग्राम ऑफ शुगर, जिसमें 34.2 ग्राम क्या है शुगर है। शुगर का फॉर्मूला गिवन है C12H2211। अगर ना भी गिवन हो तो आपको याद होना चाहिए। तो शुगर सिरप यानी कि चीनी का घोल लेके रहे जिसका टोटल वेट 214.2 ग्राम है और उसमें चीनी का वेट कितना है 34.2 ग्राम है। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट फर्स्ट मोलैलिटी। एक तो हमें सिरप सॉल्यूशन की मोलैलिटी निकालनी है। सेकेंड हमें निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर इन द सिरप। यानी सिरप यहाँ सॉल्यूशन हो गया तो सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट होगा शुगर उसका हमें क्या निकालना है मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो इसका सॉल्यूशन हम करते हैं। सबसे पहले हम गिवन दैट लिखेंगे, हमें क्या क्या गिवन है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। वेट ऑफ शुगर सिरप, टोटल वेट हमें शुगर सिरप का दिया है 214.2 ग्राम। दूसरा हमें दिया है कि इस सिरप में चीनी कितनी है टोटल, यानी कि शुगर यहाँ पे सॉल्यूट है तो वेट ऑफ शुगर दिया है कितना दिया है 34.2 ग्राम। नाउ वी नो दैट कि मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए हमें नंबर ऑफ मोल्स पता होने चाहिए और नंबर ऑफ मोल्स के लिए हमें वेट के साथ साथ क्या पता होना चाहिए मॉलिक्यूलर मास। तो हम शुगर का जिसका हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है पहले मॉलिक्यूलर मास निकाल लेते हैं। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ शुगर हो जाएगा, फॉर्मूला है C12H2211। तो कार्बन का 12 होता है इंटू 12 करेंगे क्योंकि यहाँ 12 एटम है, प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है लेकिन 22 हाइड्रोजन है तो 22 इंटू 1 करेंगे, प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 इंटू 11 करेंगे क्योंकि 11 एटम है। तो इसका सम करेंगे तो ये हो जाएगा 342। इसका क्या आ जाएगा मॉलिक्यूलर मास।
अब अगर खाली हमें मोल फ्रैक्शन निकालना होता तो हमारा काम इतने से बन जाता, लेकिन हमें मोलैलिटी भी निकालनी है। तो मोलैलिटी क्या होती है, फॉर्मूला होता है मोलैलिटी का या डेफिनेशन होती है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द 1000 ग्राम और 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि 1 kg सॉल्वेंट में कितने सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट हैं, उसी को कहते हैं मोलैलिटी। तो हमें यहाँ पे सॉल्वेंट का वेट भी चाहिए, चाहे ग्राम में हो चाहे केजी में हो। अगर ग्राम में होगा तो हम केजी में कन्वर्ट कर लेंगे। तो कैसे निकालेंगे भाई, उसने कहा है शुगर सिरप। शुगर सिरप का मतलब है पानी में जब चीनी घोली जाएगी तो शुगर सिरप बनेगा। तो अगर यहाँ पे शुगर सॉल्यूट है तो वाटर क्या होगा, ऑब्वियसली सॉल्वेंट होगा। तो वेट ऑफ H2O क्या हो जाएगा, जितना हमें टोटल सॉल्यूशन का वेट दिया है शुगर सिरप का 214.2 ग्राम दिया है, उसमें से सॉल्यूट के वेट को माइनस कर देंगे तो हमारा सॉल्वेंट निकल आएगा। तो टोटल सॉल्यूशन का वेट हमें गिवन है 214.2 ग्राम, माइनस कर देंगे सॉल्यूट यानी कि शुगर का वेट 34.2 ग्राम, इक्वल टू हो जाएगा 180 ग्राम। तो अब हमें सब कुछ अगर हमारे पास डेटा अवेलेबल है तो हम पहले कैलकुलेट करेंगे मोलैलिटी। तो इसको डिनोट करते हैं स्मॉल m से। तो मोलैलिटी इक्वल टू होता है, वैसे तो होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ शुगर अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, लेकिन हमें केजी में नहीं ग्राम में वेट पता है सॉल्वेंट का, और शुगर का भी हमें ग्राम में वेट दिया है। तो हम क्या करेंगे, एक शॉर्टकट फॉर्मूला लगाएंगे, वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 अपॉन m इंटू डब्ल्यू। यहाँ पे m क्या है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, और w क्या है, वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो इसमें हम पुट करेंगे, बात वही है नंबर ऑफ मोल्स, w अपॉन m यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स को इंडिकेट कर रहे हैं, और w जो ग्राम में दिया है अगर उसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये kg में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसी का ये क्या है, अदर फॉर्म है। काफ़ी इजी है क्योंकि इसमें हम डायरेक्ट पुट कर देते हैं ग्राम में। तो वेट ऑफ सॉल्यूट हमें ग्राम में 34.2 दिया है, तो एज सच ऐसे ही पुट कर देंगे, इंटू 1000 रहेगा यहाँ पे। मॉलिक्यूलर मास शुगर का होगा 342, इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट हमारा आया था 180, तो यहाँ 180 लिख देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगी 0.56 मोल पर केजी। एक आंसर निकल गया है। अब सेकंड क्या कह रहा था, कैलकुलेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर। तो शुगर का हमें मोल फ्रैक्शन भी तो निकालना है। तो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, शुगर के नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ शुगर N1 मान लेंगे, तो N1 इक्वल टू हो जाएगा वेट ऑफ शुगर अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ शुगर। तो इसको हम 34.2 इसका वेट है, 342 इसका मॉलिक्यूलर वेट है, सॉल्व करेंगे तो 0.1 आएगा। ऐसे हम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे सॉल्वेंट के, वाटर के, जिसको हम N2 कहेंगे। तो इसका वेट अभी हमने कैलकुलेट किया था 180 ग्राम अपॉन इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 18, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 10 आएगा। अब टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूशन, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे, इन दोनों को सम कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो N1 प्लस N2 क्या हो जाएगा, 0.1 प्लस 10 इनकी 10.1 है, हैंस मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर। तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ शुगर अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। तो एक्स शुगर यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ शुगर कितने हैं 0.1, तो ये ले लेंगे अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 10.1, तो इसे डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 0.0099। तो इसको अगर हम चेंज करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर में तो हम इसको एक नॉन जीरो के बाद लेके आएंगे डेसिमल को। तो हम इसको 1 2 3 डिजिट शिफ्ट कर रहे हैं डेसिमल को, तो इसलिए हम इसको लिखेंगे 9.9 इंटू 10⁻⁻3, क्योंकि हम नंबर को इंक्रीज कर रहे हैं तो पावर माइनस होंगी, और अगर नंबर डिक्रीज होगा तो पावर प्लस होंगी। तो यहाँ पे हम शिफ्ट कर रहे हैं राइट साइड डेसिमल को, कितने डिजिट 1 2 3 डिजिट, तो इसलिए 10⁻कितना आएगा -3। तो ये इसी का फॉर्म है जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 9.9 इंटू 10⁻⁻3, क्योंकि मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती और ये डायमेंशन लेस भी है तो यहाँ पे कोई यूनिट नहीं आएगी। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर आ जाएगा 9.9 इंटू 10⁻⁻3।